नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जब भी हम दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है, यही ना कि यार इनकी किस्मत कितनी अच्छी है, इन्हें तो मानो रातों रात सफलता मिल गई। लेकिन क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। दरअसल दुनिया की जितनी भी बड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं, अगर आप उनके पीछे देखेंगे तो उनकी शुरुआत बहुत ही भयानक और बड़ी विफलताओं से हुई थी। ये ओवरनाइट सक्सेस या रातों रात सफलता सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि सच तो यह है कि विफलता या फेलियर किसी कहानी का अंत नहीं, बल्कि उसकी शुरुआत होती है। अब सच सच बताइए, हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है ना, जब हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और चीजें बिल्कुल हमारे हिसाब से काम नहीं कर रही होती तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि बस सब खत्म, परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। उस भारी प्रेशर में मन करता कि यार अब हार मान लेते हैं। ऐसा लगता है कि ये सब सिर्फ हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन आज इस चर्चा में जो डेटा और जो रियल लाइफ कहानियां हम डिकोड करेंगे, वो इस पूरे नजरिए को 180 डिग्री बदल कर रख देंगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स की दुनिया की, उन दिग्गजों की जिन्हें आज हम आइकन मानते हैं, लेकिन जिन्होंने एक समय में एकदम रॉक बॉटम यानी बिल्कुल फर्श तक का सफर तय किया था। जरा सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के इन शब्दों पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा था, जब पूरी दुनिया नई सदी का जश्न मना रही थी, मैं अपनी बदनसीबी का जश्न मना रहा था। इमेजिन कीजिए, साल 2000, पूरी दुनिया एक नए मिलेनियम के आने की खुशी में पागल थी और भारत का सबसे बड़ा सुपरस्टार ऐसा कह रहा था। आखिर पर्दे के पीछे ऐसा क्या चल रहा था जिसने उन्हें इतना तोड़ दिया था? उस भयानक संकट की असली तस्वीर कुछ ऐसी थी। उम्र 50 के पार हो चुकी थी। उनकी खुद की कंपनी ABCL पूरी तरह से दिवालिया यानी बैंकरप्ट हो चुकी थी। हाथ में न पैसा था, न ही कोई काम। ऊपर से लाखों रुपए के लीगल केस चल रहे थे। और तो और टैक्स अधिकारी उनके घर प्रतीक्षा को नीलाम करने की धमकी दे रहे थे। उन्होंने खुद बताया था कि ऐसा लगता था जैसे सिर पे एक नंगी तलवार लटक रही हो। रातों की नींद उड़ चुकी थी। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जो किसी भी इंसान को हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी। लेकिन फिर देखिए क्या हुआ। एक तरफ साल 2000 के वो दिवालिया और बेरोजगार अमिताभ थे, जिन्हें लिटरली यश चोपड़ा जी के घर जाकर काम मांगना पड़ा। और दूसरी तरफ मोहब्बतें और कौन बनेगा करोड़पति से मिला वो ऐतिहासिक यू टर्न, जिसने उन्हें अनस्टॉपेबल बना दिया। आज हमें सिर्फ उनका स्टारडम दिखता है, लेकिन वो स्टारडम इस भयंकर संघर्ष और जीरो पर आउट होने के बाद की वापसी है। और अब अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो MS धोनी की जर्नी देखिए। रांची में एक पंप ऑपरेटर के घर जन्म लेना, फिर लाइफ को सेटल करने के प्रेशर में 2001 से 2003 तक खड़गपुर स्टेशन पर रेलवे में TTE की नौकरी करना। ये सफर कहीं से भी आसान नहीं था। और जब आखिरकार इंडियन टीम के कप्तान बने भी तो शुरुआत में सीनियर खिलाड़ियों उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। लेकिन वो डटे रहे, खुद पर काम करते रहे और रिजल्ट वही TTE लड़का भारत का कैप्टन कूल बना, जिसने देश को तीनों प्रमुख ICC ट्रॉफियां जिताईं। एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स से निकलकर अब जरा नॉलेज, साइंस और लिटरेचर की दुनिया में चलते हैं। यहां हम देखेंगे कि कैसे उन महान दिमागों को भी शुरुआत में पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया था, जिन्होंने बाद में पूरी दुनिया का नजरिया ही बदल दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये नाम सुनते ही जीनियस याद आता है, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि 4 साल की उम्र तक वो बोल ही नहीं पाते थे, 7 साल की उम्र तक लिख नहीं पाते थे। उनके साथ पढ़ने वालों ने उन्हें मेंटली चैलेंज तक करार दे दिया था। यहाँ तक कि कॉलेज में उनके प्रोफेसरों ने उन्हें कभी सीरियसली नहीं लिया। उन्हें लगता ही नहीं था कि लड़का कुछ कर पाएगा। जरा सोचिए, अगर वो लोगों की इन बातों को सच मानकर हार मान लेते तो क्या हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मिल पाती? बिल्कुल नहीं। लिटरेचर की बात करें तो JK रोलिंग की कहानी किसी को भी अंदर तक हिला सकती है। हैरी पॉटर जैसी जादुई दुनिया बनाने वाली इस लेखिका की अपनी असल जिंदगी उस वक्त किसी डरावने सपने जैसी थी। वो एक सिंगल मदर थी जो बस किसी तरह सरवाइव करने के लिए सरकारी भत्ते पर निर्भर थीं। हालत इतनी खराब थी कि उन्हें आत्महत्या तक के विचार आते थे। कैफे में बैठकर एक टाइपराइटर पर उन्होंने 5 साल लगाकर अपनी पहली किताब पूरी की और फिर पब्लिशर्स ने उन्हें 1-2 नहीं, लगातार 12 बार रिजेक्ट कर दिया। कोई और होता तो शायद 12 रिजेक्शंस के बाद वो मैन्यूस्क्रिप्ट डस्टबिन में डाल देता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और फिर वो 13वां पब्लिशर आया जिसने हाँ कहा। उस एक हाँ का रिजल्ट देखिए, 50 करोड़। जी हाँ, हैरी पॉटर सीरीज की 500 मिलियन से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। वो 12 रिजेक्शंस असफलता नहीं थे, वो इस 13वीं और ऐतिहासिक सफलता की बस एक तैयारी थे। चलिए अब उस दुनिया में चलते हैं जो शायद सबसे ज्यादा रूथलेस और तेज है, बिजनेस और टेक्नोलॉजी की दुनिया। यहां हम देखेंगे कि कैसे इन दिग्गजों ने अपनी ही कंपनियां खोईं,
पैसा खोया और लगभग अपनी उम्मीद भी खो दी थी। इमेजिन कीजिए, आप दिन रात मेहनत करके एक कंपनी खड़ी करते हैं और फिर 30 साल की उम्र में आपके अपने ही लोग आपको उस कंपनी से बाहर निकाल फेंकते हैं। स्टीव जॉब्स के साथ बिल्कुल यही हुआ था। ये किसी का भी करियर खत्म करने के लिए काफी था, लेकिन वो रुके नहीं। उस फेलियर से सीखकर उन्होंने पिक्सार और नेक्स्ट जैसी नई कंपनियां बनाई। और फिर वो वक्त भी आया जब एप्पल को उन्हें वापस बुलाना पड़ा और उनके उस कमबैक ने एप्पल को एक $2 ट्रिलियन के एम्पायर में बदल दिया। भारत की बात करें तो आज गौतम अडानी जी का नाम पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ये एम्पायर रातों रात नहीं बना। उनकी शुरुआत बेहद साधारण थी। कॉलेज के दूसरे साल में ही पढ़ाई छोड़ दी और अपनी जेब में सिर्फ 100 रुपए लेकर मुंबई आ गए। शुरुआत कैसे की? हीरे छांटने के एक साधारण से काम से। और जब उन्होंने अपना दूसरा बिजनेस शुरू किया तो उसमें उन्हें बहुत बुरी तरह फेलियर का सामना करना पड़ा। ये जर्नी बिल्कुल भी स्मूथ नहीं थी। लेकिन उन शुरुआती धक्कों और असफलताओं के बाद आज नंबर क्या है? $75 बिलियन। आज उनका बिजनेस ट्रेडिंग से लेकर पावर सेक्टर और मुंबई एयरपोर्ट की 70% हिस्सेदारी तक फैला हुआ है। जेब में 100 रुपए होने से लेकर $75 बिलियन तक का ये सफर चीख चीख कर कहता है कि असफलताएं हमारा रास्ता नहीं रोकती, बल्कि वो हमें और मजबूत बनाती हैं। एक और बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है इन्फोसिस के को-फाउंडर NR नारायण मूर्ति जी की। बहुत कम लोग जानते हैं कि इन्फोसिस उनकी पहली कंपनी नहीं थी। उनकी पहली कंपनी सॉफ्ट्रॉनिक्स सिर्फ 1.5 साल में ही बंद हो गई थी। फिर 1981 में उन्होंने 6 दोस्तों के साथ इन्फोसिस शुरू की, वो भी बिना किसी पैसे के। अपनी पत्नी सुधा मूर्ति जी से 10,000 रुपये उधार लिए। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात पता है क्या है? पहले 10 सालों तक कंपनी को कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ। उस भयंकर फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने अपने 2 को-फाउंडर्स को हार मानकर कंपनी छोड़ते हुए देखा था। एक वो भी वक्त था जब नारायण मूर्ति जी अपने बचे हुए पार्टनर्स से मिन्नतें कर रहे थे कि प्लीज कंपनी मत छोड़ो, मुझ पे भरोसा रखो। और फिर एक वो वक्त आया जब फॉर्च्यून मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 12 सबसे महान एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में शामिल किया। इन्फोसिस दुनिया की सबसे सम्मानित IT कंपनियों में से एक बन गई। वो बिना प्रॉफिट वाले 10 साल का टॉर्चर असल में इस ग्लोबल सक्सेस की नींव था। तो इन सारी महान कहानियों को डिकोड करने के बाद हम फाइनली क्या सीखते हैं? चलिए इसे एक बहुत ही गहरे लेकिन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट से समझते हैं, जो इस पूरी चर्चा का असली सार है। हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी सोचते हैं ना, काश लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, काश कोई चुनौती ना हो, सब कुछ एकदम स्मूथ चले। लेकिन सच बताइए, क्या इस धरती पर वाकई कोई ऐसी जगह है जहां बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, जीरो प्रॉब्लम्स? सुनकर शायद अजीब लगे, लेकिन धरती पर ऐसी सिर्फ एक ही जगह है, और वो है शमशान घाट या कब्रिस्तान। जी हां, सिर्फ वहीं लेटे हुए लोगों को कोई समस्या नहीं होती, उनके सामने कोई चुनौती नहीं होती, लेकिन वहां कोई अवसर यानी अपॉर्चुनिटी भी तो नहीं होती। तो अगर हम एक ऐसी जिंदगी मांग रहे हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो, तो अनजाने में हम एक ऐसी स्थिति मांग रहे हैं जहां कोई जीवन ही ना हो। इसका सीधा सा मतलब यह है कि समस्याएं और फेलियर्स इस बात का प्रूफ है कि हम जिंदा हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। लाइफ में आने वाली चुनौतियां कोई सजा नहीं है, बल्कि एक मौका है ग्रो करने का। अगर लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम जहां हैं बस वहीं अटके हुए हैं। आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला हर इंसान इन्हीं समस्याओं की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया है। तो अब जब हम इस एक्सप्लेनेटर के आखिर में आ गए हैं, तो एक सवाल खुद से पूछना जरूरी है। हमने देखा कि कैसे बच्चन, धोनी, आइंस्टाइन, रॉलिंग, जॉब्स, अडानी और मूर्ति ने अपने सबसे डार्क फेस को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। ये कहानियां चीख चीख कर कह रही हैं कि विफलता कोई फुल स्टॉप नहीं है, ये बस एक कॉमा है। तो अब अगली बार जब लाइफ में कोई बड़ा चैलेंज या फेलियर आए, तो क्या हम हार मानकर बैठ जाएंगे या फिर अपनी खुद की एक नई और शानदार सक्सेस स्टोरी लिखेंगे? चॉइस पूरी तरह से हमारी है। इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।